गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, देखो बच्चों, कल आपका चैप्टर नंबर जो 35 था वो समाप्त हो चुका था। इसके अलावा कल हमने 36वें चैप्टर में थोड़ा बहुत आपको समझाया था, उसको हम रिपीट कर देते हैं। चैप्टर नंबर 36 का नाम है बेटा मनुष्य में गुणसूत्रीय विकृतियाँ। अब सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम गुणसूत्र का अध्ययन करेंगे। गुणसूत्र, गुणसूत्र किसे कहते हैं? स्वतः जनन करने वाली, स्वतः जनन करने वाली, स्वतः जनन करने वाली धागे सदृश संरचनाएं, धागे सदृश संरचनाएं गुणसूत्र कहलाती हैं, गुणसूत्र कहलाती हैं। देखो बच्चों, हमने 11वीं क्लास में भी गुणसूत्रों के बारे में खूब विस्तार से अध्ययन किया है। अब यहाँ चूंकि हम मनुष्य में गुणसूत्रीय विकृतियाँ पढ़ते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी होना आवश्यक है कि गुणसूत्र किसे कहते हैं। तो ये स्वतः जनन करने वाली धागे सदृश संरचनाएं गुणसूत्र कहलाती हैं। ये संरचनाएं केंद्रक में पाई जाती हैं, ये संरचनाएं केंद्रक में पाई जाती हैं और ये आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें आनुवांशिकता का वाहक कहा जाता है। स्वतः जनन करने वाली धागे सदृश संरचनाएं गुणसूत्र कहलाती हैं। ये संरचनाएं केंद्रक में पाई जाती हैं और आनुवांशिक गुणों को या लक्षणों को, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें आनुवांशिकता का वाहक कहा जाता है, आनुवांशिकता का वाहक कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें आनुवांशिकता का आधार भी माना जाता है। ठीक है बच्चों, स्वतः जनन करने वाली धागे सदृश संरचनाएं गुणसूत्र कहलाती हैं और ये केंद्रक में पाई जाती हैं और आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती हैं, अतः इन्हें आनुवांशिकता का वाहक कहा जाता है। खोजों की ओर चलें हम। गुणसूत्र की खोज किसने की? गुणसूत्र नाम किसने दिया? गुणसूत्र का अध्ययन किसने किया? गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया? तो सर्वप्रथम ध्यान से सुनना बेटा, कंपटीशन में भी आते हैं ये। सर्वप्रथम हाफमिस्टर नामक वैज्ञानिक ने 1848 में ध्यान रखना सन और नाम, सर्वप्रथम हाफमिस्टर नामक साइंटिस्ट ने
1848 में ट्रीडेंस कैंसिया नामक पादप में ट्रीडेंस कैंसिया नामक पादप में, ये पादप का नाम है, नामक पादप के परागकण, पॉलन जो था, परागकण की मातृसेल में देखा। सर्वप्रथम हाफमिस्टर नामक वैज्ञानिक ने 1848 में ट्रीडेंस कैंसिया नामक पादप के परागकण की मातृ कोशिका में देखा और डब्ल्यू बाल्डेयर ने 1888 में गुणसूत्र नाम दिया। 1888 में गुणसूत्र नाम दिया। जो धागे सदृश संरचना थी उनको गुणसूत्र नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? डब्ल्यू बाल्डेयर ने। कब दिया था? 1888 में। स्ट्रॉसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने स्ट्रॉसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने इनका अध्ययन किया था। अध्ययन किया था और बावेरी और सट्टन नामक साइंटिस्ट ने 1903 में गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये इनके खोजों के बारे में हो गई। एक बार फिर सुनिए बेटा आप कि स्वतः जनन करने वाली धागे सदृश संरचनाएं गुणसूत्र कहलाती हैं, जो कि केंद्रक में पाई जाती हैं और आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती हैं। अतः इन्हें आनुवांशिकता का वाहक कहा जाता है। खोज की बात करें हम तो सर्वप्रथम हाफमिस्टर नामक वैज्ञानिक ने 1848 में ट्रीडेंस कैंसिया नामक पादप के परागकण की मातृ कोशिका में गुणसूत्र को देखा और डब्ल्यू बाल्डेयर ने 1888 में गुणसूत्र नाम दिया। स्ट्रॉसबर्गर नामक साइंटिस्ट ने इनका अध्ययन किया था और बावेरी और सट्टन जैसे नामक वैज्ञानिकों ने 1903 में गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक बेटा। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है गुणसूत्र के प्रकार। गुणसूत्र के प्रकार। गुणसूत्र के प्रकार। देखो बेटा, गुणसूत्र जो हैं ये निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वायरल गुणसूत्र। देखिए बेटा, वायरसों में पाए जाने वाले गुणसूत्र, वायरसों में पाए जाने वाले गुणसूत्र वायरल गुणसूत्र कहलाते हैं। वायरसों में पाए जाने वाले गुणसूत्र वायरल गुणसूत्र कहलाते हैं। ये डीएनए या आरएनए के बने होते हैं।
डीएनए या आरएनए के बने होते हैं। बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है, जीवाणु भोजी जो वायरस होता है, उनका जो गुणसूत्र है वो डीएनए के बने होते हैं, और तंबाकू मोज़ेक जो वायरस है उसमें आरएनए के बने होते हैं। ध्यान से सुनो बेटा, वायरसों में पाए जाने वाले गुणसूत्र वायरल गुणसूत्र कहलाते हैं। ये डीएनए या आरएनए के बने हुए होते हैं। इनकी संख्या एक होती है। इनकी संख्या एक होती है, और आकार में देखा जाए तो ये रेखीय और वर्तुल होते हैं। रेखीय या वर्तुल होते हैं। ठीक है बेटा, वायरसों में पाए जाने वाले गुणसूत्र वायरल गुणसूत्र कहलाते हैं। ये डीएनए या आरएनए के बने होते हैं। इनकी संख्या एक होती है, और ये आकार में रेखीय और वर्तुल होते हैं। दूसरे टाइप की ओर चलें हम तो प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा? प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर जीवों में पाए जाने वाले गुणसूत्र प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र कहलाते हैं। प्रोकैरियोटिक जीवों में पाए जाने वाले गुणसूत्र प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र कहलाते हैं। इनकी संख्या एक होती है। इनकी संख्या एक होती है। कितनी होती है? एक। और इनकी अगर साइज की बात करें, हम आकार की बात करें, तो इनका आकार 25 μm से 100 μ होता है। इनका आकार 25 माइक्रो यानी कि U से लेकर 100 UM तक होता है। 25 μm से 100 μm तक होता है। तीसरा जो वायरस है वो है बेटा आपका यूकैरियोटिक गुणसूत्र। यूकैरियोटिक गुणसूत्र, इसका एग्जाम्पल बेटा जीवाणु हो जाएगा। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा? जीवाणु, बैक्टीरिया। तीसरा है बेटा यूकैरियोटिक गुणसूत्र, अर्थात यहां भी ये हो जाएगा बेटा यूकैरियोटिक जीवों में पाए जाने वाले गुणसूत्र यूकैरियोटिक गुणसूत्र कहलाते हैं। यूकैरियोटिक जीवों में पाए जाने वाले गुणसूत्र यूकैरियोटिक गुणसूत्र कहलाते हैं। जैसे इसके जो हो जाएंगे बेटा जंतु, पादप, फंगस यानी कि कवक इत्यादि। ठीक है बेटा, इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या 2 से लेकर 1600 तक 1600 तक होती है। तो ये गुणसूत्र के क्या हो गए बेटा? प्रकार हो गए। दोबारा से सुन लीजिए आप। गुणसूत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है बेटा वायरल गुणसूत्र। तो वायरसों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उन्हें हम वायरल गुणसूत्र कहते हैं। ये डीएनए या आरएनए के बने होते हैं। बैक्टीरियोफेज जो वायरस हैं, जीवाणु भोजी जो वायरस होते हैं, उनके अंदर गुणसूत्र डीएनए के बने होते हैं। जबकि तंबाकू मोज़ेक जो वायरस है
उसके अंदर गुणसूत्र आरएनए के बने हुए होते हैं। इनकी संख्या 1 होती है तथा आकार में ये रेखीय व वर्तुल होते हैं। प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र की बात करें हम तो प्रोकैरियोटिक जीवों में पाए जाने वाले गुणसूत्र प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 1 होती है। इनका जो आकार है वो 25 म्यूएम से लेकर 100 म्यूएम तक होता है। एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा इसका बैक्टीरिया। और तीसरा जो है वो है यूकैरियोटिक गुणसूत्र। यूकैरियोटिक जीवों में पाए जाने वाले गुणसूत्र यूकैरियोटिक गुणसूत्र कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 से लेकर 1600 तक होती है। ये हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बने हुए होते हैं या उनके द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ठीक बेटा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आज इस चैप्टर की जो नोट्स हैं वो PDF बनाकर आपके लिए पहुँचा दी जाएगी। आप घर पर ये वीडियो को देखें, समझें और PDF फाइल से नोट्स तैयार करें। जो भी समस्या आए वो आप यानी कि बता सकते हैं। साथ ही साथ इनको याद भी करते चलें। अगला जो टॉपिक है अब है बेटा कि मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां। गुणसूत्रीय विकार। देखो बेटा, मानव में गुणसूत्रीय विकृति या विकार। देखिए बेटा, मानव में गुणसूत्रीय विकार यानी कि जब मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि से विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम मानव में गुणसूत्रीय विकृति कहते हैं। जब गुणसूत्र की संख्या में कमी या अधिकता से विकार उत्पन्न होता है। विकार या कोई रोग हो सकता है बेटा। विकार विकृति एक ही चीज है। विकार उत्पन्न होता है तो उसे गुणसूत्रीय विकृति या गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। जब गुणसूत्र की संख्या में कमी या अधिकता से विकार उत्पन्न होता है तो उसे गुणसूत्रीय विकृति या विकार कहते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ गुणसूत्र की संख्या में या तो कमी होगी या अधिकता होगी और इससे अगर जब मनुष्य के अंदर कोई रोग उत्पन्न हो रहा है, कोई विकार उत्पन्न हो रहा है, कोई विकृति उत्पन्न हो रही है तो उसे हम गुणसूत्रीय विकृति कहते हैं। अब बेटा मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं बेटा। कितने पाए जाते हैं बेटा? 46। कितने होते हैं? 46। जिनमें से 44 जो गुणसूत्र हैं, 44 गुणसूत्र नर और मादा में समान होते हैं। नर और मादा में समान होते हैं, इसलिए इन्हें अलिंग गुणसूत्र कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? अलिंग गुणसूत्र। कल भी बताया था मैंने। अलिंग गुणसूत्र या इसको हम देहिक गुणसूत्र भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा। मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। 46 में से 44 गुणसूत्र नर और मादा में समान होते हैं, जिन्हें हम अलिंग गुणसूत्र कहते हैं या देहिक गुणसूत्र कहते हैं। जबकि शेष दो गुणसूत्र
नर और मादा में भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि शेष जो दो गुणसूत्र रह गए हैं वो नर और मादा में दोनों में क्या होंगे, भिन्न होंगे। नर के अंदर तो बेटा x और y होते हैं, जबकि मादा के अंदर ये x होते हैं। इन गुणसूत्रों को हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लिंग गुणसूत्र, क्योंकि ये लिंगों का निर्धारण करते हैं। ठीक है बेटा, एक बार सुनो बेटा, जब गुणसूत्र की संख्या में कमी या अधिकता से, जब गुणसूत्र की संख्या में कमी या अधिकता से कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम गुणसूत्रीय विकृति या गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। अब चूंकि मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं तो 46 में से जो 44 गुणसूत्र हैं वो तो नर और मादा में समान होते हैं, जो कि लिंगों का निर्धारण नहीं करते हैं, इसलिए इन गुणसूत्रों को अलिंग गुणसूत्र या देहिक गुणसूत्र कहते हैं। जबकि जो शेष दो गुणसूत्र हैं वो नर और मादा में भिन्न भिन्न होते हैं। नर के अंदर तो x और y होते हैं, जबकि मादा के अंदर x होते हैं। ये लिंगों का निर्धारण करते हैं। जो संतति उत्पन्न होगी, जो उनमें लिंगों का निर्धारण होगा, वो इन गुणसूत्रों के द्वारा होता है। नर के अंदर तो x y होते हैं और मादा के अंदर दोनों समान होते हैं, x। अर्थात नर तो कैसा हो गया बेटा, विषम युग्मजी, और मादा कैसे हो गए बेटा, सम युग्मजी। अब हम चूंकि विकृति पढ़ रहे हैं हम, तो अलिंग गुणसूत्र में भी विकृति होंगी और लिंग गुणसूत्र में भी विकृति होंगी। तो सबसे पहले हम अलिंग गुणसूत्र की विकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अलिंग गुणसूत्र से संबंधित विकृतियां। अलिंग गुणसूत्र, अलिंग गुणसूत्र से संबंधित विकार या असामान्यता। किताब के अंदर असामान्यता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अलिंग गुणसूत्र से संबंधित विकार पढ़ेंगे हम, जिसमें सबसे पहला जो विकार है वो है बेटा मंगोलिज्म। मंगोलिज्म इंग्लिश में कहते हैं बेटा इसको डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम सबसे पहला कौन सा है बेटा, मंगोलिज्म यानी कि डाउन सिंड्रोम। इस रोग की खोज लिंगडाउन नामक वैज्ञानिक ने, लिंगडाउन नामक साइंटिस्ट ने 1866 में की। ठीक है बेटा, इस रोग की खोज लिंगडाउन नामक वैज्ञानिक ने 1866 में की थी बेटा, इसलिए इसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अब ये अलिंग गुणसूत्र है, ध्यान रखना 44 तक तो कौन से आएंगे बेटा, अलिंग गुणसूत्र, और 45 और 46 में कौन सा हो जाएगा, लिंग गुणसूत्र, ये ध्यान रखना। तो इस रोग की खोज लिंगडाउन नामक वैज्ञानिक ने 1866 में की। यह रोग जो मंगोलिज्म रोग है, यह रोग 21वें, कौन से बेटा, 21वें गुणसूत्र की प्रतिलिपि के कारण उत्पन्न होता है। गुणसूत्र की प्रतिलिपि, फोटोकॉपी, प्रतिलिपि के कारण उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। इस रोग की खोज लिंगडाउन नामक वैज्ञानिक ने 1866 में की। यह रोग 21वें गुणसूत्र की प्रतिलिपि यानी कि डबल कॉपी, फोटोकॉपी हो जाती है, जिसके कारण यह रोग उत्पन्न हो जाता है, जिससे
गुणसूत्र संख्या 46 से बढ़कर कितनी हो जाएगी बेटा बताइए? 47। कितनी हो जाएगी? 47 हो जाती है। भाई प्रतिलिपि हो जाएगी, वृद्धि हो गई 1 की, फोटोकॉपी हो गई। 21 के बाद 22 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 21 और फिर 22 आएगा, तो 21 में एक वृद्धि हो गई, फोटोकॉपी हो गई, तो 47 की जगह कितने हो जाएंगे बेटा? 47 उसके गुणसूत्र हो जाएंगे। तो इस रोग को हम मंगोलिज्म रोग कहते हैं, तथा इस प्रकार के जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उनको हम मंगोलिज्म बेबी कहते हैं। लक्षण देखिए बेटा इस रोग के। आंखें तिरछी, आंखें कैसी होंगी बेटा इसकी? तिरछी। होठ मोटे, होठ कैसे होंगे इसके? मोटे। जीभ खांच युक्त, जीभ खांच युक्त। मुंह खुला हुआ, मुंह कैसा होगा इनका? खुला हुआ। जीभ बाहर निकली हुई। इसके अलावा उंगलियों के मध्य जो अंतर होता है वो अधिक पाया जाएगा। उंगलियों के मध्य अंतराल अधिक। इसके अलावा बाल घुंघराले, बाल घुंघराले। इसके अलावा और भी देखे जाएं तो इस प्रकार के जो बच्चे हैं अल्प बुद्धि के होते हैं। कैसे होते हैं? अल्प बुद्धि के होते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? मंगोलिज्म में जो बच्चे होते हैं उनके लक्षण हो जाते हैं। एक बार दोबारा सुनिए बेटा। लिंग डाउन, जो ये डाउन सिंड्रोम है, ये रोग की जो खोज की थी वो लिंग डाउन नामक वैज्ञानिक ने 1866 में की थी। यह जो रोग होता है वो 21वां जो गुणसूत्र है उसकी प्रतिलिपि हो जाएगी, फोटोकॉपी हो जाएगी, जिसके कारण यह रोग उत्पन्न हो जाता है। सामान्यतः एक स्वस्थ पुरुष के अंदर देखा जाए तो उसमें गुणसूत्र संख्या 46 होती है, लेकिन यहाँ 21वें की फोटोकॉपी हो गई तो गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाएगी? 47 हो जाती है। तो इस रोग को हम मंगोलिज्म रोग कहते हैं, तथा इससे पीड़ित जो ग्रसित जो बच्चे होते हैं उनको मंगोलिज्म बेबी कहते हैं। लक्षण: आंखें तिरछी होंगी, होठ मोटे होंगे, जीभ खांचयुक्त होगी, मुंह खुला हुआ होगा, उंगलियों के मध्य अंतराल अधिक होगा, बाल घुंघराले होंगे, अल्प बुद्धि के बालक होते हैं। तो ये आपका मंगोलिज्म हो गया। दूसरे रोग की ओर चलते हैं हम। तो दूसरा रोग हो जाएगा इसका एडवर्ड सिंड्रोम। दूसरा जो रोग है आपका वो है बेटा एडवर्ड सिंड्रोम। दूसरा रोग कौन सा है आपका? एडवर्ड सिंड्रोम। पहला था बेटा डाउन सिंड्रोम, दूसरा कौन सा है? एडवर्ड सिंड्रोम। देखिए ध्यान से, यह रोग 18वें जोड़ा, ये बेटा गुणसूत्र संख्या हो गई। 18वां क्या हो गया बेटा? गुणसूत्र संख्या हो गई। यह रोग गुणसूत्र संख्या 18वें जोड़े में अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाने से उत्पन्न होता है। यह रोग गुणसूत्र संख्या 18वें जोड़े में अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाने से उत्पन्न होता है, जिससे गुणसूत्र संख्या 47 हो जाती है। कितनी हो जाएगी बेटा? 47 हो जाती है। बेटा दो रोग हो गए आपके। पहला रोग था आपका मंगोलिज्म, वो 21वें गुणसूत्र की प्रतिलिपि के कारण उत्पन्न होता था। ध्यान से सुनना,
कौन से के 21वें गुणसूत्र की प्रतिलिपि के कारण होता है। और जो एडवर्ड सिंड्रोम है ये 18वें जोड़े में अतिरिक्त जब गुणसूत्र जुड़ जाएगा तो गुणसूत्र संख्या 47 हो जाएगी और जो रोग उत्पन्न होगा वो एडवर्ड सिंड्रोम उत्पन्न होता है। तीसरा रोग की बात करें बेटा हम तो क्राई-टू-चैट रोग। क्राई-टू-चैट रोग ये तीसरा रोग हो गया बेटा। यह रोग विलोपन के कारण उत्पन्न होगा। किसके कारण बेटा? विलोपन के कारण उत्पन्न होता है। यह रोग विलोपन के कारण उत्पन्न होता है। सुनिए बेटा आप, इसमें 45वां जो गुणसूत्र है, कौन सा बेटा? 45वें गुणसूत्र, ध्यान सुनना। 21वां गुणसूत्र, 18वां गुणसूत्र और 45वें गुणसूत्र का कोई भी अंतःखंड टूटकर अलग हो जाता है। टूटकर अलग हो जाता है। विलोपन हो गया बेटा। विलोपन माने लुप्त होना। तो इसमें 45वें गुणसूत्र का जो अंतःखंड है वो टूटकर अलग हो जाता है, जिससे जो बच्चा होता है वो बिल्ली की तरह रोने लगता है। बिल्ली की भांति रोना प्रारंभ कर देता है, इसलिए इसको क्राई-टू-चैट रोग कहते हैं। देखिए बेटा, जैसे 45वें गुणसूत्र का कोई अंतःखंड बनाते हैं हम, ए बी सी डी ई एफ जी, ये 45वां गुणसूत्र हो गया बेटा। हमने एक यानी प्रारूप बना लिया। कोई भी अंतःखंड टूटेगा बेटा, इसका कौन सा टूटेगा? अंतःखंड टूटेगा और अलग हो जाता है। सी डी ई एफ जी, ए और बी गया, कौन सा गया बेटा? अंतःखंड है। तो ये रोग कौन सा हो जाएगा? क्राई-टू-चैट रोग। किसके कारण हुआ बेटा? ये विलोपन के कारण उत्पन्न होता है। बेटा अलिंग गुणसूत्र से संबंधित जो विकृतियां थी वो आपके पास कितनी थी? 3 थी। कितनी थी? 3। पहली कौन सी थी बेटा? मंगोलिज्म, डाउन सिंड्रोम। यह रोग, इस रोग की खोज लिंगडाउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब? 1866 में। यह रोग 21वें गुणसूत्र की प्रतिलिपि के कारण उत्पन्न होता है, जिससे गुणसूत्र संख्या 47 हो जाती है। दूसरा है बेटा आपका एडवर्ड सिंड्रोम। यह रोग 18वें जोड़े में अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाने से उत्पन्न होता है, जिससे गुणसूत्र संख्या 47 हो जाती है। यहां दोनों रोगों में बेटा गुणसूत्र में वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि। तीसरा जो रोग है वो है क्राई-टू-चैट रोग। यह रोग विलोपन के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण? विलोपन के कारण। इसमें क्या होगा बेटा? 45वां जो गुणसूत्र है उसका अंतःखंड टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, जिससे अलग हो जाएगा, जिससे गुणसूत्र संख्या कम हो जाएगी, और जिसके कारण जो बच्चा है वो बिल्ली की भांति रोना प्रारंभ करता है, बिल्ली की भांति रोता है, आवाज निकालता है। इसलिए इसको हम क्राई-टू-चैट रोग कहते हैं। ये जितनी भी विकृतियां थी ये बेटा अलिंग गुणसूत्र से संबंधित थी। किससे थी? अलिंग गुणसूत्र से संबंधित। अब जो दूसरा आएगा वो है बेटा लिंग गुणसूत्र से संबंधित। किससे आ जाएगा बेटा? लिंग गुणसूत्र से संबंधित। कौन सा हो गया बेटा? लिंग गुणसूत्र से संबंधित विकार। इसमें जो सबसे पहला है वो है बेटा टर्नर सिंड्रोम। कौन सा है बेटा? टर्नर सिंड्रोम। यह बेटा महिलाओं में होता है। किन में होता है? यह रोग महिलाओं में होता है या स्त्रियों में होता है।
यह रोग महिलाओं में होता है। किन में होता है बेटा? महिलाओं में होता है। यह रोग महिलाओं में होता है। किन में होता है? महिलाओं में यह रोग होता है। यह रोग महिलाओं में होता है। ये बेटा लिंग गुणसूत्र से संबंधित है। किससे है? लिंग गुणसूत्र से। तो इसमें क्या होगा बेटा? महिलाओं के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? एक्स और एक्स। इसमें क्या होगा? एक एक्स गुणसूत्र लुप्त हो जाएगा, अर्थात एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाएगी। एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, जिससे बेटा गुणसूत्र संख्या क्या हो जाएगी? जिससे गुणसूत्र संख्या 44 प्लस x0 कितनी होगी बेटा? 44 प्लस x0। देखो बेटा, स्वस्थ महिला के अंदर जो गुणसूत्र होंगे वो क्या होंगे? 44 प्लस x और x। तो महिलाओं में रोग हो रहा है और लिंग गुणसूत्र से संबंधित है, तो 44 से तो हमारा मतलब ही नहीं है, x और इससे है, तो यहाँ x गुणसूत्र की कमी हो जाएगी। तो गुणसूत्र संख्या 44 प्लस x0 अर्थात कितनी हो गई बेटा? 45। कितनी हो गई बेटा? 45। तो ये कमी के कारण होने वाला रोग है। लक्षणों की बात करें हम बेटा, पहला, मादाओं में जो स्त्रियां हैं, मादाओं में स्तन ग्रंथियों का कम विकसित होना। पहला कौन सा है बेटा? मादाओं में स्तन ग्रंथियों का कम विकसित होना। दूसरा, अंडाशय में भी कम विकास होगा। अंडाशय भी कैसा होगा बेटा? कम विकसित होगा, कम विकसित। तीसरे की ओर चलें हम बेटा। देखो बेटा, मादाओं में स्तन ग्रंथि कम विकसित हो गई, अंडाशय कम विकसित हो गया, ग्रीवा जाल युक्त होगी बेटा। कैसी होगी? जाल युक्त। अर्थात आवाज कैसी हो जाएगी बेटा? भारी हो जाएगी। आवाज का भारी होना। और चौथा जो है कि इस प्रकार की महिलाएं बंधे होती हैं। कैसी होती हैं बेटा? बंधता का। तो महिलाओं में बंधता का रोग उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? देखो बेटा, अलिंग गुणसूत्र से संबंधित विकृतियां 3 थी आपकी। सबसे पहली थी डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्राइटू-चैट रोग। यहाँ लिंग गुणसूत्र से संबंधित जो विकार है वो पहला कौन सा है बेटा? यानी कि टर्नर सिंड्रोम। यह रोग महिलाओं में होता है और इसमें एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, जिससे गुणसूत्र संख्या 44 प्लस x0 अर्थात 45 हो जाती है। लक्षणों की बात करें बेटा, तो इस रोग से ग्रसित जो महिलाएं हैं उनमें स्तन ग्रंथियों का कम विकास होता है। इसके अलावा ऐसे रोग से ग्रसित महिलाओं का अंडाशय भी कम विकसित होता है। इसके अलावा ग्रीवा जाल युक्त होती है, जिससे आवाज भारी हो जाती है। इसके अलावा इस प्रकार की जो महिलाएं हैं वो बंधे होती हैं। कैसी होती हैं? बंधे। बंधे का मतलब कभी भी मां नहीं बन सकती हैं। दूसरे रोग की ओर चलें बेटा हम, तो क्लाइनफेल्टर रोग। कौन सा हो जाएगा बेटा? दूसरा जो रोग हो जाएगा वो हो जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। पहला था बेटा टर्नर सिंड्रोम, महिलाओं में होता था, यह पुरुषों में होता है। यह रोग पुरुषों में होता है, पुरुषों में होता है। यह रोग पुरुषों में होता है और यहां पर बेटा होगा क्या?
गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि होगी। क्या होगी? गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि होगी। अब देखिए बेटा, पुरुषों के अंदर गुणसूत्र कौन से होंगे? X और Y। हैरी नामक वैज्ञानिक था, कौन सा था बेटा? हैरी नामक एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। पुरुषों में जो क्लाइनफिल्टर जो रोग होता है, इसकी खोज हैरी नामक साइंटिस्ट ने की थी। यह पुरुषों में होता है तथा इसके अंदर X गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। X की भी हो सकती है और Y की भी हो सकती है, जिससे गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 47, 46 तो होती है, 48 और 49 हो सकती है। कितनी हो सकती है बेटा? 47 हो सकती है, 48 हो सकती है और 49 हो सकती है। देखो बेटा होगी कैसी? देखो बेटा, 44 जो गुणसूत्र हैं वो तो नर और मादा में क्या होंगे? समान। अब X गुणसूत्र की वृद्धि करेंगे तो X और Y सामान्य अवस्था में क्या होगी बेटा संख्या? 44 प्लस XY। तो इस प्रकार का जो पुरुष है वो कैसा होगा? स्वस्थ होगा। कैसा होगा बेटा? स्वस्थ। लेकिन यहाँ संख्या में वृद्धि हो रही है, तो 44 प्लस X प्लस XY, तो 44, 45, 46, 47, गुणसूत्र संख्या कितनी होगी बेटा? 47। अब 48 की बात करें तो 44 प्लस X और Y, तो यहाँ दो गुणसूत्र X में वृद्धि हो गई, तो 44, 45, 46, 47, 48, गुणसूत्र संख्या कितनी होगी बेटा? 48। अब हम 49 की बात करें तो 44 प्लस X और Y, 44, 45, 46, 47, 48, 49, कितनी हो गई बेटा? 49। तो ये तो X गुणसूत्र की वृद्धि हो गई। किसकी हो गई बेटा? X गुणसूत्र की वृद्धि। अब हम अगर Y गुणसूत्र की वृद्धि करें, किसकी करें बेटा? Y की, तो 44 प्लस XY बराबर 47, कितनी हो गई बेटा? 47। देखो एक X की वृद्धि हो गई। अगला बेटा 44 प्लस XY 2 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई बेटा? 48। तो इस रोग को हम क्या कहेंगे बेटा? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम रोग। यह रोग पुरुषों में होता है और इसमें क्या होगा बेटा? हैरी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी और इसमें X गुणसूत्र की वृद्धि हो जाने से मनुष्य के अंदर गुणसूत्र संख्या 47, 48 या 49 हो सकती है। 47 की बात करें हम तो 44 प्लस X और Y, एक की वृद्धि हो गई बेटा 47 हो गए, 2 की वृद्धि हो गई 48 हो गए, 3 की वृद्धि हो गई 49 हो गई, क्योंकि स्वस्थ पुरुष के अंदर जो गुणसूत्र संख्या है वो 46 होती है। कितनी होती है बेटा? 46। अब लक्षणों की बात करें हम, किसकी बात करें बेटा? हम लक्षणों की, कि इस रोग से जो ग्रसित जो पुरुष हैं उनके अंदर कौन कौन से लक्षण होंगे। पहले तो बेटा सामान्य लक्षण देखिए। अधिक लंबा होना, इस रोग से जो ग्रसित जो लोग होंगे वो अधिक क्या होंगे? लंबे होंगे। क्या होंगे? अधिक लंबे होंगे। हाथ पैर अधिक लंबे होंगे। हाथ पैर अधिक लंबे होंगे। इसके अलावा जो मेन लक्षण है, सुनिए बेटा, X गुणसूत्र की वृद्धि हो रही है। किसकी हो रही है? X गुणसूत्र की वृद्धि हो रही है। X गुणसूत्र किसका मानक होता है बेटा? महिलाओं का। किनका होता है? महिलाओं का। तो इस प्रकार के जो रोगी व्यक्ति होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनके अंदर मादाओं के लक्षण विकसित हो जाते हैं, अर्थात जैसे स्तन ग्रंथियों का विकास होना। ठीक बेटा, यहाँ तक कोई समस्या? इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं, अगले रोग की ओर।
अगले रोग की ओर चलते हैं हम। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा रोग स्त्रियों में एक्स गुणसूत्र की अतिरिक्त स्थितियां। अगला रोग कौन सा हो गया बेटा? स्त्रियों में एक्स गुणसूत्र की अतिरिक्त स्थितियां। देखिए बेटा, ऐसी महिलाओं को सुपर वुमेन कहा जाता है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों को सुपर वुमेन कहा जाता है। सुपर वुमेन कहा जाता है। अब एक्स गुणसूत्र की वृद्धि होगी तो बेटा 47-48 तक इनकी संख्या हो सकती है। गुणसूत्र संख्या देख लीजिए आप। गुणसूत्र संख्या देखिए बेटा, 44 प्लस एक्स तो होते ही होते हैं, एक और बढ़ गया, कितना हो गया बेटा? 47। 44 प्लस एक्स कितने हो गए बेटा? 48। तो इस प्रकार से एक्स गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है। चौथा है बेटा पुरुषों के अंदर। किनके अंदर? पुरुषों में अतिरिक्त स्थितियां। अब देखो बेटा, यहां पर एक्स यानी कि बाई गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाएगी। तो यहां हम पुरुषों के अंदर अगर देखे जाएं, पुरुषों में गुणसूत्र संख्या 47 हो सकती है। कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। लक्षणों की बात करें अगर हम, तो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति होंगे। कैसे होंगे? अल्प बुद्धि वाले होंगे। इसके अलावा वो अपराध वृत्ति होगी उनके अंदर। कैसी होगी? अपराध वृत्ति, यानी कि अपराधी प्रकृति के जो अपराध करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर गुणसूत्र संख्या 47 हो जाती है। ठीक, कोई समस्या यहाँ तक? तो इस तरह से ये मानव के अंदर गुणसूत्र जो विकृति थी, जो विकार थे, जो रोग थे, वो आपके खत्म हो गए। एक बार फिर इसका रिवीजन करते हैं बेटा हम। ध्यान से सुनना, मैं बोलता चलूंगा, आप सुनना। जब गुणसूत्र की संख्या में कमी या अधिकता से, जब गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता से कोई विकार उत्पन्न होता है, कोई रोग उत्पन्न होता है, तो उसको हम गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। चूंकि बेटा मनुष्य के अंदर 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक तो अलिंग गुणसूत्र और एक लिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्र की अगर हम बात करें तो ऐसे गुणसूत्र जो लिंगों का निर्धारण नहीं करते हैं उन्हें हम अलिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो कि नर और मादा दोनों में क्या होते हैं बेटा? समान होते हैं। इन्हें हम दैहिक गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं। दूसरे बेटा लिंग गुणसूत्र, तो ऐसे गुणसूत्र जो मनुष्य में लिंगों का निर्धारण करते हैं उन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये नर और मादा दोनों में अलग अलग होते हैं। पुरुषों के अंदर, नर के अंदर तो ये एक्स और वाई होते हैं, जबकि स्त्री यानी कि मादाओं के अंदर ये एक्स होते हैं। तो दोनों से संबंधित विकृतियां पढ़ेंगे हम। सबसे पहला है वो है बेटा अलिंग गुणसूत्र से संबंधित विकृतियां। तो इसमें सबसे पहला था बेटा मंगोलिज्म, जिसे हम डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रोग की खोज लिंगडाउन नामक वैज्ञानिक ने 1866 में की थी। इसमें इस रोग में क्या होगा बेटा कि 21वें जो गुणसूत्र है, कौन सा बेटा? 21वें गुणसूत्र की प्रतिलिपि हो जाएगी और प्रतिलिपि हो जाने के कारण गुणसूत्र संख्या 46 से बढ़कर 47 हो जाती है।
एडवर्ड सिंड्रोम की बात करें तो 18वां जो जोड़ा है उसमें जब अतिरिक्त डीएनए गुणसूत्र जुड़ जाएगा, 18वें जोड़े में जब अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाता है तो जिससे हम एडवर्ड सिंड्रोम रोग हो जाता है, जिससे गुणसूत्र संख्या 47 हो जाती है। तीसरा था क्राइटोचैट रोग, यह विलोपन के कारण होता है। 45वां जो गुणसूत्र है उसका कोई भी अंतःखंड टूटकर अलग हो जाता है, जिससे गुणसूत्र संख्या घट जाएगी। इसके कारण जो बच्चा है वो बिल्ली की तरह आवाजें निकालने लगता है, इसलिए इसको क्राइटोचैट रोग के नाम से जानते हैं। अब ये तो अलंग से हो गया। अब लिंग गुणसूत्र से संबंधित विकारों की बात करें तो जिसमें सबसे पहला था बेटा आपका टर्नर सिंड्रोम, ये महिलाओं के अंदर होता है, जिसमें एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, जिससे गुणसूत्र संख्या 45 हो जाएगी। लक्षणों की बात करें हम तो इनके अंदर स्तन ग्रंथि का कम विकास होता है, अंडाशय भी कम विकसित होते हैं। इसके अलावा ग्रीवा जालयुक्त होगी, जिससे आवाज़ इनकी क्या होगी, बाहरी होगी। और इस प्रकार की जो महिलाएं होती हैं, स्त्री जो होती हैं, वो यानी कि बंदे होती हैं। इसके बाद जो रोग था वो था आपका क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। हैरी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इसमें क्या होगा बेटा, गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाएगी और एक्स गुणसूत्र की संख्या बढ़ेगी तो 46 की जगह गुणसूत्र संख्या 47 हो सकती है, 48 हो सकती है, 49 हो सकती है। लक्षण मैंने आपको बता दिए थे, शरीर का अत्यधिक लंबा होना, हाथ पैरों की लंबाई अधिक होना, अल्प बुद्धि युक्त बालक होना। इसके अलावा मादाओं के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद जो था वो था बेटा स्त्रियों में एक्स गुणसूत्र की अतिरिक्त स्थितियां। इस रोग से जो ग्रसित स्त्री होंगी उनको सुपर वोमेन कहा जाता है। तो यहाँ भी गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाएगी, तो यहाँ 47 हो सकती है, 48 हो सकती है। पुरुषों के अंदर अतिरिक्त स्थितियों की बात करें हम तो पुरुषों में गुणसूत्र संख्या 47 हो जाती है। लक्षण की बात करें तो इस प्रकार के जो पुरुष होते हैं वो अल्प बुद्धि वाले होंगे और अपराध वृत्ति वाले होते हैं। कैसे होते हैं, अपराध वृत्ति वाले। इसमें अगला जो टॉपिक है वो है बेटा सहलंगता। बेटा इसके नोट्स भेज दिए जाएंगे आपको, तो साथ के साथ उनको नोट्स भी तैयार करना, याद भी करना। कोई भी समस्या आया है तो आप यानी कमेंट्स कर सकते हैं। अगला इसके अंदर जो टॉपिक है वो है बेटा सहलंगता। अगला टॉपिक है बेटा सहलंगता। सहलंगता देखिए बेटा, सहलंगता का शाब्दिक अर्थ हम निकालें तो सह माने साथ और लग्न माने यानी कि साथ साथ रहना, सहलंगता कहलाएगा। अर्थात बेटा ध्यान रखना कि जीन कहाँ होते हैं, गुणसूत्रों के ऊपर। कहाँ होते हैं, गुणसूत्रों के ऊपर। तो गुणसूत्र पर स्थित जीनों का, गुणसूत्र पर स्थित जीनों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने की प्रवृत्ति सहलंगता कहलाती है। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने की प्रवृत्ति सहलंगता कहलाती है। सहलंगता कहलाती है। सुनो बेटा, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों का, क्योंकि जीन कहाँ होते हैं, गुणसूत्रों के ऊपर। तो गुणसूत्र पर जैसे ये को मान लो गुणसूत्र है और इसके ऊपर स्थित जीन है, अगर यह जीन माता पिता से संतानों में जाएगा, जाहिर सी बात है।
जाएगा तो ये जीन इसी गुणसूत्र पर जब जाएगा तो इसको हम सहलंगता कहेंगे। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने की प्रवृत्ति सहलंगता कहलाती है। हम दूसरे रूप में ये भी कह सकते हैं बेटा कि गुणसूत्र पर जो स्थित जीन हैं वो वंशागति के समय अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब साथ साथ जाते हैं तो ऐसे जीन को सहलग्न जीन कहते हैं या सहलग्न कहते हैं तथा इस गुण को या इस परिघटना को सहलंगता कहते हैं। गुणसूत्र पर स्थित जीनों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने की प्रवृत्ति सहलग्न कहलाती है तथा इस परिघटना को हम सहलंगता कहते हैं। सहलंगता की खोज सहलग्नता की खोज सट्टन नामक वैज्ञानिक ने, किसने की थी बेटा? सट्टन नामक साइंटिस्ट ने की थी। सहलंगता के बारे में फिर सुनिए बेटा आप। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने की प्रवृत्ति सहलंगता कहलाती है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं बेटा कि गुणसूत्र पर स्थित जीनों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने की प्रवृत्ति सहलग्न कहलाती है तथा इस परिघटना को हम सहलंगता कहते हैं। सहलंगता की खोज सट्टन नामक साइंटिस्ट ने की थी। अब सहलंगता के बारे में जो अध्ययन किया था, एक प्रयोग करके जो अध्ययन किया था वो वाटसन और पुन्नेट ने किया था। किसने किया था बेटा? वाटसन और पुन्नेट ने अध्ययन किया था। और अध्ययन किस पे किया था? मीठी मटर पर। किस पर किया था? मीठी मटर पर अध्ययन किया और आनुवांशिक प्रयोग किए और प्रयोगों के तत्पश्चात उन्होंने निष्कर्ष निकाला और सहलग्न की खोज की थी कि भाई जिस गुणसूत्र पर जीन उपस्थित होते हैं वो उसी गुणसूत्र पर रहकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं या ट्रांसफर होते हैं। तो जो इसका प्रयोग है उस प्रयोग को हम अगली क्लास में अध्ययन कराएंगे। ठीक है बच्चों, आज न्यू चैप्टर चला था आपका 36वां। कौन सा है बेटा? 36वां चैप्टर है। मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां हैं, गुणसूत्र के बारे में पढ़ाया, गुणसूत्र के प्रकार पढ़ाए। इसके अलावा अलिंग गुणसूत्र से संबंधित विकृतियां पढ़ाई, लिंग गुणसूत्र से संबंधित विकृतियां पढ़ाई। इनके नोट्स पीडीएफ बना के आपके पास भेज दिए जाएंगे। आप घर पर रहकर अच्छी तरह से घर पर रहिए, सेफ रहिए और वीडियो को देखते रहिए, अध्ययन करते रहिए और साथ के साथ आप नोट्स भी बनाते रहें। ठीक, ओके।